गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड आपका पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, ये अपन डिस्कस कर चुके। हाइपोथैलेमस वाला सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके। टुडे वी विल स्टार्ट विद द पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। आज हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। आपकी पैराथायराइड ग्लैंड पढ़कर आए लास्ट क्लास का आप लोग, स्पेशली एनसीईआरटी खोल के देखी थी क्या घर पे? नहीं नहीं खोल के देखी, कितना ही बोल लो फायदा ही नहीं है, हैं? अभी पता लग जाएगा, चलो बीच बीच में। लेकिन आप लोग क्या क्वेश्चन पूछने से आप लोग को तो पता नहीं डिप्रेशन आता है कि नहीं आता, पढ़ाने वाले को डिप्रेशन में डाल देते हैं इस तरह के जवाब देके, ब्लंडर्स क्रिएट करते हो जो कभी कभी क्लास में। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस ग्लैंड के अगर ओरिजिन की बात करें तो आपकी जो पैराथायराइड ग्लैंड है इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। एंडोडर्मल ओरिजिन है इसका। इसका लोकेशन कहां पर प्रेजेंट है? तो दिस ग्लैंड रिमेन एम्बेडेड विद द डोर्सल पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के डोर्सल पार्ट पर एम्बेडेड रहती है। कितनी नंबर्स में कितनी होती है ये? तो दे आर 2 पेयर्स इन नंबर। 2 पेयर्स का मतलब 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 लोब्स थे ना, हर एक लोब में एक पेयर प्रेजेंट होता है, ऐसे होती है ये, ठीक है। तो ये अपन ने इसके ओरिजिन और इसकी लोकेशन और इसके नंबर्स की बात करी कि 4 नंबर में 4 है, 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, एक पेयर एक लोब के अंदर प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब थे, बाइलोब स्ट्रक्चर था, एक लोब में 2 तो 2 में हो गए 4, ऐसे 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। इट रिमेन एम्बेडेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ओरिजिन कैसा है आपका? एंडोडर्मल ओरिजिन है इस ग्लैंड का। तो लोकेशन, ओरिजिन और इसके नंबर्स ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। तो इतने पॉइंट्स लिख लो पहले। पैराथायराइड ग्लैंड जो है इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होती है ये? तो दिस ग्लैंड इट रिमेन एम्बेडेड ऑन द डोर्सल पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। एंड इट इज 2 पेयर्स इन नंबर। 2 पेयर बोल रही हूं मैं टर्म, 2 पेयर यानी कि 4। एनसीईआरटी में आपके 4 इन नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, लोग इतना तो समझते हैं 2 पेयर मतलब 4, पर फिर भी बोलना पड़ता है आप लोगों को। एनसीईआरटी की लाइन है इट इज 2 पेयर्स इन नंबर, और ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। आपको मैं नहीं लिखा रही हूं, जिससे घर जाके एक बार उठाना तो सही। एनसीईआरटी में ये भी बता रखा है, मैंने इसमें बता रखा है ना, एनसीईआरटी में लैंग्वेज है कि टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और लोकेशन भी बता रखी है कि हर एक लोब के अंदर थायराइड ग्लैंड के एक पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज 2 पेयर्स इन नंबर। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इस ग्लैंड से आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है। उस हार्मोन का नाम है आपका पैराथ हार्मोन, या फिर इसे पीटीएच भी बोलते हैं, ठीक है। ये हार्मोन सीक्रेट करता है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। तो लिख लीजिए, दिस ग्लैंड सीक्रेट 1 हार्मोन, दैट इज, उसका नाम है आपका पैराथ हार्मोन और पीटीएच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये, आपका ये जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है ना ये ग्लैंड, दैट इज द पैराथ हार्मोन। ये हार्मोन आपके सर्वाइवल के लिए
बहुत उसका असेंशियल है, मतलब बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि ये आपके होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करता है बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन इन द इलेक्ट्रोकार्डियल फ्लूइड, ECF। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये जो हार्मोन जो है आपका पैराथ हार्मोन, ये क्या करता है? ये हार्मोन बहुत असेंशियल है किसी की भी सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए असेंशियल क्यों? ऐसा क्या काम है इसका? तो होम्योस्टैसिस जो है उसको मेंटेन करता है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन इन द ECF। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। दिस हार्मोन इट इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल। This hormone is essential for survival. It has significant contribution in homeostasis. In homeostasis by regulating the amount of calcium and phosphate ion, by regulating the amount of calcium and phosphate ion in ECF. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, चलो ये तो मैंने बता दिया कि पैराथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है इस ग्लैंड से। ये हार्मोन आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आपके होम्योस्टैसिस के अंदर। होम्योस्टैसिस कैसे करता है? बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन इन ECF। अब मैं आपको कैल्शियम आयन की कुछ इंपॉर्टेंस बताऊंगी। तो आपका जो कैल्शियम आयन है, इट इज द की एलिमेंट फॉर मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए आपका जो कैल्शियम है इट इज द की एलिमेंट, यानी कि मेजर कंपोनेंट है। जैसे कि किसके लिए? फॉर द प्रॉपर परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपकी बोन के फॉर्मेशन के लिए, आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए, इन सब के लिए, और ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है, इन सब के लिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, इन सब के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है आपका कैल्शियम। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि कैल्शियम का क्या रोल है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर। तो कैल्शियम इट इज द की एलिमेंट in many physiological functions जैसे कि कौन कौन से? लाइक प्रॉपर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, प्रॉपर परमेबिलिटी के लिए मेम्ब्रेन की, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपके ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इसका रोल है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या क्या है पता होगा। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इसका रोल है, आपके हार्ट बीट के अंदर इसका रोल है। ठीक है, और बोन के फॉर्मेशन में इसका रोल है। कैल्शियम जरूरी है ना, बोन फॉर्मेशन में इसका रोल है, एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा।
ठीक है, तो ये मैंने आपको जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बताए, जैसे कि आपका प्रॉपर परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट बीट, बॉन फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, इन सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए की एलिमेंट कौन सा है आपका? इट इज द कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कैल्शियम के बारे में ये है कि आपके जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना बॉडी के अंदर, सबसे मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन द बॉडी इट इज द कैल्शियम। ठीक है, लिख लो, कैल्शियम इज मोस्ट अबंडेंट in all the minerals in body, और 99% कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इट इज कंटेन्ड इन बोन। जो 1% कैल्शियम आपके ईसीएफ में प्रेजेंट होता है, ये भी लिख लो, 99% कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर कंटेन्ड इन बोन्स, बोन्स में प्रेजेंट होता है। और ब्रैकेट में लिख लो कि जो 1% कैल्शियम है ये आपके ईसीएफ में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे आपका समझ में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका ये जो पैराथ हार्मोन जो है ना, इसको अपन हाइपर कैल्शियमिया ये भी बोलते हैं, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है ये आपका। कैसे? ये क्या करता है, पैराथ हार्मोन आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर यानी कि ज्यादा, कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। इसीलिए पैराथ हार्मोन को हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलते हैं अपन। व्हाट वाज द किस, मैंने बताया कि ये आपके कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है ब्लड के अंदर। कैसे बढ़ाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट, उधर ही स्विच करते हैं। ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दूं इसे? चलिए लिखिए ये पॉइंट कि जो आपका पैराथ हार्मोन है इट इज नोन एज हाइपर कैल्शियमिया बिकॉज इट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। कैसे बढ़ाता है इसके 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, पहले ये लिख लो। इट इज नोन एज, इसको बोलते हैं अपन हाइपर कैल्शियमिया। बिकॉज इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। देखिए कैसे बढ़ाता है। एक तो ये क्या करता है, आपकी बोन रिजॉर्प्शन यानी कि उसके डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? आपकी जो बोन का जो रिजॉर्प्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। उसके स्टिमुलेट से क्या होगा? बोन का रिजॉर्प्शन होगा। बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कंटेंट है ना, तो वो ब्लड के अंदर आएगा, तो ऐसे आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। एक तो ऐसे कि बोन के रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर रहा है। दूसरा, ये आपके क्या बोलते हैं, फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इन इंटेस्टाइन। तीसरा, नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है किडनी के अंदर। ऐसे ये 3 वजह से आपका, इसकी वजह से उसको हाइपर कैल्शियम बोला। मतलब इन 3 तरीके से ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कैसे कैसे कर रहा है? सबसे पहला मैंने बताया क्या करता है, इट स्टिमुलेट बॉन रिजॉर्प्शन। बॉन के रिजॉर्प्शन यानी कि उसके डिसोसिएशन या फिर डीमिनरलाइजेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। बोन्स आपकी कैल्शियम कंटेंट है उसके अंदर, वो टूट जाएंगी। अगर उनका रिजॉर्प्शन हो जाएगा तो वो जो कैल्शियम है वो आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे आपके कैल्शियम का लेवल बढ़ गया ब्लड के अंदर।
तो इट स्टिमुलेट द बोन रिजॉर्प्शन, या फिर इसे बोलिए आप डीमिनरलाइजेशन, या फिर इसे बोलिए आप डिसोसिएशन। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा क्या करता है, इट प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड इन इंटेस्टाइन। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, आपके किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वहां पर ये आपके उसके रीअब्जॉर्प्शन, इसको स्टिमुलेट करता है। इट प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। ठीक है, इस तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। अब ये जो इंक्रीज्ड कैल्शियम जो है, अब ये जो कैल्शियम आयन है, ये वापस से आपकी जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है, मैंने आपको पहले बताया भी था, दो टर्म बताई थी। एक तो होता है ऑस्टियो, ये ऑस्टियो हटा दो, पहले मैं टर्म ही बता देती हूँ, पहले भी एक बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एक टर्म है ब्लास्ट, एक है क्लास्ट। वैसे तो अभी ऐसे याद कर लेना, सिर्फ एक का मतलब तो होता है फॉर्मिंग सेल्स, जिसके पीछे भी ब्लास्ट लग जाए उसका मतलब होता है फॉर्मिंग सेल्स, जिसके पीछे भी क्लास्ट लग जाए उसका मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग सेल्स। अब याद, अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग है कि क्लास्ट मतलब फॉर्मिंग है। ऐसे याद रखना, बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, बॉम्ब ब्लास्ट में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें ब्लास्ट है आपकी फॉर्मिंग सेल्स, क्लास्ट है आपकी डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ठीक है, अपोजिट कर लेना। अगर वैसे याद रह जाता है तो ठीक है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं टर्म्स में कि एक ये तो याद रह जाएगा, चलो मैंने बताया ना कि इसमें से एक टर्म का मतलब है फॉर्मिंग सेल्स, एक टर्म का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग सेल्स। अब लास्ट में यही कंफ्यूज होते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स है या फिर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स है। तो ऐसे याद रख लेना, जिस भी टर्म के पीछे ब्लास्ट लगा, ब्लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट में होता है डिस्ट्रक्शन, लेकिन इसका अपोजिट होगा, डिस्ट्रक्शन की जगह यानी कि ये फॉर्मिंग सेल्स है और क्लास्ट हो गई आपकी डिस्ट्रक्टिंग सेल्स। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ बोन फॉर्मिंग सेल, बोन के लिए टर्म यूज करते हैं ऑस्टियो, तो ऑस्टियोब्लास्ट इज द बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो क्या होता है, अब ये जो कैल्शियम है ये इसको यूटिलाइज करेंगी आपकी ऑस्टियोब्लास्ट, दैट इज द बोन फॉर्मिंग सेल। किसके लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए यूज करती है, along with the vitamin D3। ठीक है, विटामिन डी दैट इज द कॉल कैल्सीफेरॉल, उसके साथ मिलके आपकी जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स हैं वो इस कैल्शियम को यूज कर लेंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन। ठीक है, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, दिस कैल्शियम इट इज यूटिलाइज्ड बाय, अब ये जो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा ना, तो इस कैल्शियम का क्या होता है, तो दिस कैल्शियम इज यूटिलाइज्ड बाय ऑस्टियोक्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट, इसके ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज द बोन फॉर्मिंग सेल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन किसके साथ मिलकर, अलॉन्ग विथ विटामिन डी। ठीक है, आया आपको समझ में इतना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका जो पैराथ हार्मोन जो है, ये तो समझ में आया, पैराथ हार्मोन हाइपर कैल्सीमिया, क्या ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, डिस्कस किया कि आपके जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं, बोन रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन उसको प्रमोट कर रहा है, एंड रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी इसको प्रमोट कर रहा है। ऐसे हाइपर कैल्शियमिया बोला। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो पैराथ हार्मोन है, इट स्टिमुलेट द ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फीडिंग सेल्स जो है, टू फीड अप ऑन द
ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल पे फेडअप करने के लिए, फीड करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। इससे क्या होता है, जो आपके अननेसेसरी पार्ट्स हैं बोन के, उसका रिमूवल हो जाएगा बाय फैगोसाइटोसिस और द, ठीक है। मतलब ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स है ना, वो बोन्स को, तो अनवांटेड पार्ट्स जो होता है बोन को, इसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू खत्म कर देंगी। तो यानी कि इससे आपकी जो एसिमेट्रिकल बोन्स हैं, ये किसके अंदर चेंज हो जाएंगी, इट इज चेंज्ड इनटू द सिमेट्रिकल बोन्स, ठीक है। और इस तरह से आपके नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो कैल्शियम का जो अमाउंट है ब्लड के अंदर, ये आपका नॉर्मली मेंटेन रहता है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, ये लिख लिया सभी ने, हटा दूं इसे मैं, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, पैराथ हार्मोन it stimulates the osteoclast to feed upon bone forming cell और ये क्या करते हैं, and destroy the unwanted part of bone and आपकी जो asymmetrical bone है, asymmetrical bone, it is changed into the symmetrical bone। ठीक है, आया आपको यहां तक समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा और इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा। तो अगर आपके पैराथ हार्मोन का होता है हाइपोसिक्रीशन, इसके हाइपोसिक्रीशन की वजह से अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ईसीएफ इट रिड्यूस, इसको बोलते हैं अपन हाइपोकैल्शीमिया, और जो फॉस्फेट आयन का जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ जाता है। एक तो ये हो रहा है कि हाइपोकैल्शीमिया हो रहा है, अगर पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो ईसीएफ के अंदर आपके कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, उसका अमाउंट कम हो रहा है, इसको बोला अपन ने हाइपोकैल्शीमिया। दूसरा क्या, ये तो मैंने ईसीएफ के अंदर बताया, ब्लड के अंदर आपके कैल्शियम के अमाउंट के कम होने की वजह से अननेसेसरीली इरिटेबिलिटी जो है आपको मसल्स और नर्वस टिश्यूज के अंदर देखने को मिलेगी। इसकी वजह से क्या, कॉन्ट्रैक्शन और कन्वल्शन जो है ये होता है। तो कभी कभी जो वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं, टिटनी आपने वर्ड सुना होगा, डिसीज है टिटनी, ठीक है, बो शेप्ड हो जाता है क्या कुछ। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने बोला ना कि अगर कैल्शियम की कमी है, आपने सुना होगा ना मिर्गी के दौरे आते हैं किसी किसी को, तो उसमें भी कैल्शियम का रोल होता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में उसके टोन के अंदर कैल्शियम का आपका रोल है। अगर पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो पैराथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन कम हो रहा है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल भी कम हो गया। अगर ब्लड के अंदर आपके कैल्शियम का लेवल कम है तो इसकी वजह से अननेसेसरीली इरिटेबिलिटी होती है आपके मसल्स के अंदर और नर्वस टिश्यूज के अंदर, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और कन्वल्शन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, एक डिसीज है टिटनी, ये होती है। क्या होता है टिटनी, आपकी वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं, अगर उनका कॉन्ट्रैक्शन हो गया लंबे समय के लिए, इफ वॉलंटरी मसल इट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, देन टिटनी डिसीज जो है ये होती है। और ये मैं जो बोल रही हूँ ना, वॉलंटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन लंबे टाइम तक हो गया तो उसे बोला मैंने टिटनी। अगर ये टिटनी आपके डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर हुई, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स रेस्पिरेशन के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मैंने पढ़ाया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में, तब डिस्कस की थी इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या रोल है। थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो रही है क्या माइंड में, या फिर सब गायब है, सर टाइम हो गया, जमाना बीत गया पड़े हुए। नहीं होना चाहिए, बैक पोर्शन रिवाइज कर रहे होंगे ना आप लोग, पता तो होगा क्या होता है। चलो घर जाके देखना जिनको नहीं पता, बाकी ये तो पता है कि रेस्पिरेशन में इनका रोल था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ये दो नाम सुने सुनाए से लग रहे होंगे,
इंटरकॉस्टल मसल भी दो पढ़ाई थी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। रेस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन में किसका रोल है, एक्सपायरेशन में किसका, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सब खुद आप देख लेना। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूं, अगर टिटनी आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम के अंदर हो जाती है तो एनिमल की डेथ हो जाती है ड्यू टू एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया इट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, सांस रुक जाती है उस वजह से। अगर उन्हीं मसल्स के अंदर टिटनी हो गया, उसी मसल के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो सांस रुक जाएगी, इस वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? ये तो मैंने हाइपोसिक्रीशन से बताया कि हाइपोसिक्रीशन होता है अगर इस हार्मोन का, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, हाइपोकैल्शीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्शीमिया हो रहा है, टिटनी इसकी वजह से होता है। और टिटनी अगर आपके इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम के अंदर है तो इट विल लीड टू द डेथ ऑफ एनिमल ड्यू टू एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया का मतलब है स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, इस टर्म्स का मतलब होता है, एक होता है डिस्निया, डिस्निया मतलब डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एक है एस्फिक्सिया, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, आया समझ में? ये होता है इसके हाइपोसिक्रीशन से। लिख लो, ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दूं इसे? हेडिंग डाल लीजिए हाइपोसिक्रीशन। अगर पैराथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन है, यानी कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पैराथ हार्मोन, ठीक है, पीटीएच भी बोलते थे ना उसे, तो पैराथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, it reduces the amount of calcium in ECF. ECF के अंदर आपके कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन हाइपोकैल्शीमिया। और आपके जो फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन जो है ये बढ़ जाता है एंड इंक्रीज इट इज द हाइपरफॉस्फेटिया। ठीक है, एक तो ये हो रहा है आपके हाइपोसिक्रीशन से, दैट इज द हाइपोकैल्शीमिया। अगर फिर क्या होता है, आपके कैल्शियम का अमाउंट ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो लिख लीजिए ड्यू टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, इसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू इरिटेबिलिटी इन मसल्स एंड न्यूरॉन्स। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और कन्वर्जन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड कन्वर्जन अकर। और अगर आपकी वॉलंटरी मसल्स जो हैं इट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, देन इट इज कॉल्ड टिटनी डिजीज। लिख लीजिए, इफ voluntary muscles they remain contracted for long time,
तो इसको अपन बोलते हैं, देन दे आर कॉल्ड टिटनी डिजीज। और अगर ये आपकी टिटनी डिजीज कहां पर हो, ये अगर हो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम के अंदर, लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं ऐसे ही लिख रही हूं। अगर ये जो डिजीज है आपकी टिटनी, इफ दिस टिटनी अकर इन इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, अगर यहां पर होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ एनिमल। किस वजह से, ड्यू टू एस्फिक्सिया। ठीक है, आया आपको समझ में? ये होता है आपके पैराथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से। की पॉइंट, एक तो रहा है हाइपोकैल्सीमिया, टिटनी डिजीज, और टिटनी डिजीज अगर इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम में है तो उसकी वजह से डेथ हो जाएगी एनिमल की ड्यू टू द एस्फिक्सिया। ठीक है, ये होता है आपके पैराथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर है, पैराथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है। तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से एक तो होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, दूसरा आपके किडनी और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होता है इसके हाइपर सिक्रीशन की वजह से, और आपके ब्लड के अंदर ईसीएफ और ब्लड के अंदर अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन ये बढ़ जाएगा, यानी कि हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोफॉस्फेटिमिया और आपका ऑस्टियोपोरोसिस। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये हाइपोकैल्शियमिया क्या है ये पता लग गया ना, सेम अपोजिट कर दो, हाइपर सिक्रीशन होगा पैराथिक हार्मोन का, तो उसकी वजह से अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ईसीएफ ये बढ़ जाएगा, हाइपर कैल्शियमिया बोलेंगे, और फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फेटिमिया। ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन से हाइपर कैल्शियमिया एंड हाइपोफॉस्फेटिमिया, इसका अपोजिट कर दीजिए। एक पॉइंट ये याद रख लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, आपके जो बोन्स हैं इट बिकम ब्रिटल एंड वीक। तीसरी चीज, किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन, सुना होगा ना आपने, पथरी की शिकायत हो जाती है, पथरी भी अलग अलग जगह पर होती है, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, तो किडनी और गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है इट इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ दिस पैराथ हार्मोन। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो लिख लो, ये लिख लिया ना सभी ने, हटा दो इसे, सिर्फ टर्म्स याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, हाइपर सिक्रीशन। अब मैं पूरा लैंग्वेज फॉर्मेट नहीं लिख रही हूं, खाली जो मेन की पॉइंट है इसके वो लिख देती हूँ, आपको समझा तो चुकी हूं मैं, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइपर सिक्रीशन से होता है, एक तो होता है आपका हाइपो सिक्रीशन से होता है हाइपोकैल्शियमिया, हाइपर सिक्रीशन से होगा हाइपर कैल्शियमिया, हाइपो फॉस्फेटिया। ठीक है, एक होता है इससे आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ये लिख लो बस। ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी जो बोन्स होती हैं इट बिकम ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है इसके अंदर, किडनी एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द पैराथ हार्मोन। समझ में आ गया आपको? इट इज ऑल अबाउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो एक बार देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड में। सबसे पहले मैंने बताया ओरिजिन कैसा है इसका, एंडोडर्मल ओरिजिन है। कहां पर लोकेटेड है, इट रिमेन एम्बेडेड इन द डोर्सल साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। कितनी है, 4 होती है, यानी कि 2 पेयर्स इन नंबर। कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो पैराथ हार्मोन और पीटीएच, ये सीक्रेट होता है आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड से। क्या होता है फिर, ये जो हार्मोन है ये आपके
सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी हार्मोन है। क्यों? क्योंकि आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इसका होम्योस्टैसिस के अंदर। होम्योस्टैसिस कैसे रेगुलेट होता है? ये आपके कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है ईसीएफ के अंदर। फिर कैल्शियम से रिलेटेड पॉइंट बताए कि कैसे आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट बताया ना। तो जो कैल्शियम जो है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसका एक की एलिमेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कौन कौन से वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ? हार्ट बीट, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन, फॉर द प्रॉपर परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ठीक है, इसमें इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। फिर मैंने आपको बताया कि इसको अपन कैल्शियम जो है आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसके अंदर सबसे अबंडेंट मिनरल जो है बॉडी के अंदर, इट इज द कैल्शियम। 99% कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इट इज कंटेन्ड इन द बोन, 1% इन ईसीएफ। ठीक है, फिर मैंने बोला कि पैराथ हार्मोन को आप हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड के अंदर हाइपर यानी कि बढ़ाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैसे? मैंने आपको बताया कि बोन का रिजॉर्प्शन जो है उसको स्टिमुलेट करता है। दूसरा, आपके जो फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तीसरा, आपके किडनी में जो नेफ्रॉन्स है वहां से रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। फिर अब ये जो कैल्शियम लेवल बढ़ गया ना ब्लड के अंदर, अब इस कैल्शियम को क्या करेंगी, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं आपकी, दैट इज द ऑस्टियोब्लास्ट, ये ले लेती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन अलॉन्ग विद द विटामिन डी, दैट इज द कॉल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये सब हो गया इतनी राम कथा। और क्या बताया था इसके बाद? मैंने ये ले लिया वे लिया, ठीक है। फिर हाँ, इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या, हाँ फिर ये बताया पैराथ हार्मोन का क्या करता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है बोन फीडिंग टू फीड अपॉन द बोन फॉर्मिंग सेल्स। इससे की क्या है, जो बोन का जो अनवांटेड पार्ट्स होता है उसका फैगोसाइटोसिस कर लेती है ये। तो आपकी जो एसिमेट्रिकल बोन्स है ये सिमेट्रिकल बोन्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या क्या होता है। अगर पैराथ हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो इट विल लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, एक तो हाइपोकैल्सीमिया एंड टिटनी डिजीज जो होती है। टिटनी डिजीज क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, वॉलंटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लंबे टाइम तक रह गया तो उसे बोलते हैं टिटनी। और यही टिटनी अगर कौन सी मसल्स में, इंटरकॉस्टल और डायफ्राम मसल्स के अंदर होती है तो इसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यू टू द एस्फिक्सिया। तो दो टर्म, हाइपोसिक्रीशन से हाइपोकैल्सीमिया और टिटनी होता है, बाकी राम कथा याद रख लेना। ठीक है, इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है, अपोजिट हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो बोन्स होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, इट बिकम ब्रिटल एंड वीक। एंड स्टोन फॉर्मेशन, अब पथरी हो जाती है ना, किसी किसी को पथरी है, कहां पर है, किडनी में है, गॉल ब्लैडर में है, तो स्टोन फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट जो है मैं आपको पीनियल बॉडी, छोटा सा टॉपिक है इसलिए पीनियल बॉडी पहले स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप लोग वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, पर फिर भी एक बार ये और करना शुरू कर देते हैं क्लास में। एनसीईआरटी एक बार मैं इसकी बता देती हूँ। मैंने आपको कुछ लैंग्वेज में चेंज बताया, घर पे जाके इसका मतलब ये नहीं देखना, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, सिर्फ हाईलाइट्स जो मोटे मोटे पॉइंट्स है ना, ठीक है, बोल्ड अक्षर्स में जो है, तो आपको पता लगेगा। क्योंकि आप देखोगे ना सिर्फ एक पैराग्राफ में खत्म है एनसीईआरटी के अंदर पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसमें लोकेशन, ऑरिजिन ये सब बता रखा है, 4 नंबर में सब बता रखा है। ये बता रखा है कि कैल्शियम आयन कैसे बढ़ता है इसके अंदर। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है, किन किन, डीमिनरलाइजेशन, बोन रिजॉर्प्शन, सारा ये रोल क्या क्या है किसका ये बता रखा है। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है ये बोल रखा है। ठीक है, इसके हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है ये शायद नहीं इसने बताया है, तो वो अपन को सिर्फ एक इतना सा एक्स्ट्रा पढ़ा है। बाकी जो अपन ने पढ़ा है ना वो पूरा इसने बस कंसाइज्ड वे में करा है, समझने के लिए ये ज्यादा इजी है, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। घर जाके आप एक बार इसका फॉर्मेट पढ़ लेना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर पीनियल बॉडी दे रखी है ना आपकी, कहां दे रखी है, पिट्यूटरी के बाद ही दे रखा है पीनियल ग्लैंड, तो ये अपन अब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सीक्वेंस। पीनियल ग्लैंड तो बहुत ही छोटा सा दे रखा है पर अपन थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे क्योंकि इजी, मैंने बताया ना, एक बार पहले ये पढ़ो फिर एनसीईआरटी पढ़ो
ऑलमोस्ट पूरी इंफॉर्मेशन देती है, पर थोड़ा सा वो वर्ड्स और ऐसे ढंग से ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करती, बाकी पूरा हो जाता है। और हाइपो और हाइपर सिक्रीशन कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, पढ़ना इजी है ना, क्यों छोड़ो, क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि यहां से भी आया इतना समझ में। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द पीनियल बॉडी। इसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। पीनियल बॉडी पे स्विच करने से पहले एक पॉइंट और लिख लो इसके अंदर, मैं स्किप कर गई। आपको पता है लास्ट क्लास में सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक मतलब बताया था आपको। सिनर्जिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है। एंटागोनिस्टिक क्या था, जो कि एक दूसरे के एक्शन को अपोज करे। तो मैंने भी आपको जो पैराथायराइड हार्मोन पढ़ाया है, पहले तो एक चीज ये लिख लो कि आपके ईच 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर आपकी 12 मिलीग्राम कैल्शियम जो है ये प्रेजेंट होता है। ईच 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 12 mg ऑफ कैल्शियम, ठीक है। फिर ये लिख लो कि आपका जस्ट अपोजिट टू द पैराथ हार्मोन थायरो कैल्सिटोनिन, ये जो हार्मोन है ये पैराथ हार्मोन जो है ना उसका एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है उससे। इट एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू पैराथ हार्मोन, ठीक है। पैराथ हार्मोन क्या कर रहा था, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा था ब्लड के अंदर। ये उसके जस्ट अपोजिट यू एक्ट करेगा थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये क्या करेगा, इट डिक्रीज द कैल्शियम अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। याद रख लेना, जो पैराथ हार्मोन उसके एंटागोनिस्टिकली इसके जस्ट अपोजिट एक्ट करता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये क्या करता है, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को कम करता है ब्लड के अंदर। कैसे, उसमें कैसे बढ़ रहा था आपका, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा था। इट स्टिमुलेट द बोन रिजॉर्प्शन, ये उनको रिड्यूस करेगा। इट रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, ठीक है। वो डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन को स्टिमुलेट कर रहा था, ये अपोजिट। एक तो इट कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेगा, इट रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, और यूरिन के अंदर आपके कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, ठीक है। ऐसे ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। जस्ट अपोजिटली एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। याद रख लेना ये पॉइंट, क्योंकि अपन ने सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट पढ़ाया ना, तो उसी का एक एग्जांपल है ये भी। क्योंकि जो आपका पैराथ हार्मोन था ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता था, जस्ट एंटागोनिस्टिकली उसके अपोजिट एक्ट करेगा थायरोकैल्सिटोनिन। ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। उसमें रीजंस बताए थे, अपोजिट कर दो। आपकी जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन है, उसको कम कर देता है, और यूरिन के साथ आपके कैल्शियम को एक्सक्रीट करता है। इस वजह से ब्लड के अंदर आपके कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द पीनियल बॉडी, ठीक है। पीनियल बॉडी अब हम लोग शुरू करेंगे। ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे, उसको लिख लेना लैंग्वेज फॉर्मेट में आप लोग। नेक्स्ट इज पीनियल बॉडी। सबसे पहले अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो आपकी जो पीनियल बॉडी है ये कहां पर प्रेजेंट होती है। इट इज लोकेशन जो है रट्टा लगानी पड़ेगी। डॉर्सल साइड ऑफ डायनसेफेलॉन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में, डायनसेफेलॉन के डॉर्सल पार्ट में जो है ये आपकी पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। इसको अपन एपिफाइसिस सेरेब्राई भी बोलते हैं। अभी कुछ टर्म से कुछ याद आ रहा है? एपिफाइसिस सेरेब्राई, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी जस्ट कंप्लीट किया है, उसमें पढ़ा था एपिफाइसिस सेरेब्राई। इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। और इसका ओरिजिन क्या है वो अभी अपन ने पढ़ा, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंडोडर्मल ओरिजिन की है। पीनियल बॉडी
इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, इस पीनियल बॉडी में एक तो आपकी पीनियलोसाइट सेल्स होती है विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ नर्व सेल्स, और आपकी सपोर्टिंग इंटरस्टिशियल सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैंने अभी 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं पीनियल बॉडी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट इसकी लोकेशन से रिलेटेड, तो डोर्सल साइड ऑफ डायंसेफेलॉन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरा इसका ऑरिजिन, इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। तीसरा इसके पास 2 सेल्स प्रेजेंट मैंने बताई, एक तो है पीनियलोसाइट सेल्स। पीनियलोसाइट सेल्स क्या है, ये जो आपके नर्व सेल की मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, एक तो पीनियलोसाइट सेल और इंटरस्टिशियल सपोर्टिंग सेल्स या फिर से आप बोले न्यूरोग्लियल सेल्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप इसे नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिलेटेड विद इट्स लोकेशन। तो इट इज present on the, it is present at the, कहाँ प्रेजेंट होती है पीनियल बॉडी, डोर्सल साइड ऑफ डायंसेफेलॉन। It is present at the dorsal side of diencephalon of anterior part of brain. इसको ये नाम भी लिख लो, एपिफाइसिस सेरिब्राई ये बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एपिफाइसिस सेरिब्राई। अभी इस नाम से आपको याद आ गया था, अपन ने न्यूरल कंट्रोल में पढ़ा है, नर्वस सिस्टम जब डिस्कस किया था। ठीक है, इट इज कॉल्ड एपिफाइसिस सेरिब्राई, यानी कि आपके ब्रेन का ही एक पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट है आपकी पीनियल बॉडी, और इसका ओरिजिन कैसा है, तो इट इज, ये आपके एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, आगे समझ में, ओरिजिन डिस्कस कर लिया, इसकी लोकेशन डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, तो दे आर एक तो है इसके अंदर पीनियलोसाइट सेल्स। पीनियलोसाइट सेल के ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज द मॉडिफाइड नर्व सेल्स। दे आर मॉडिफाइड नर्व सेल्स। एक तो पीनियलोसाइट सेल्स होती है, और कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, एंड इंटरस्टिशियल सपोर्टिंग सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, ये प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इंटरस्टिशियल सपोर्टिंग सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, ये आपकी पीनियल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सेल्स कौन सी प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो पीनियल बॉडी है आपकी, इससे आपका कौन सा हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है। तो इससे आपका जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन पढ़ा है अभी थोड़े टाइम पहले ही, कुछ याद आया, एमएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज द एडिनो हाइपोफाइसिस, इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते थे उसमें एक था आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब वो पढ़ाया था तो मैंने कहीं पर एक टर्म यूज किया था मेलाटोनिन, अभी आ जाएगा, चलो लिख लो पहले। तो इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है इसका नाम है, it produces the hormone। पीनियल बॉडी सीक्रेट करती है आपका हार्मोन मेलाटोनिन। ठीक है, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, ये भी लिख लो, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड।
नेक्स्ट पॉइंट, मेलाटोनिन जो बोला ना मैंने, ये क्या करता है? तो मेलाटोनिन जो है आपकी नॉर्मल क्रिकार्डियन रिदम, इसको रेगुलेट करता है। लास्ट क्लास में भी क्रिकार्डियन रिदम वर्ड यूज हुआ था। क्रिकार्डियन रिदम क्या, मैंने वहां पर भी बताया था, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्लीप वेकअप साइकिल जो है, बॉडी टेम्परेचर जो है, थर्मो रेगुलेशन, इनको जो नॉर्मल एक्टिविटी थी ना, सुबह का जगना सोना, ये नॉर्मल क्रिकार्डियन रिदम इसको मेंटेन करता है आपका ये। ठीक है, तो लिख लीजिए, व्हाट डज इट डू? इट regulates the नॉर्मल डायurnal या फिर बोलिए क्रिकार्डियन रिदम। क्रिकार्डियन रिदम क्या होता है ये भी लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल स्लीप वेकअप साइकिल, एंड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्या करता है? इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, ये आपके मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक आपके पिगमेंटेशन, इन सब में भी इसका रोल है। ठीक है, तो ये भी लिख लो, इट इज इन्फ्लुएंस्ड, और डिफेंस कैपेबिलिटी, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है आपका ये हार्मोन। तो इट इन्फ्लुएंस्ड क्या क्या? आपके मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन में तो है ही इसका रोल आपका, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये प्रूव हो चुका है कि इसका लेवल ड्यूरिंग द डार्कनेस तो बढ़ता है और ड्यूरिंग द लाइट फेज ये कम होता है। ठीक है, डार्क फेज में बढ़ेगा, लाइट फेज में कम होगा, लिख लेना आप ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, यहां तक समझ में आ गया ना आपको? नेक्स्ट पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, वही है कि मैंने आपको बताया था एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना ये एमसीएच, मेलाटोनिन एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तब बताया था मैंने। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस क्या है? चेंज इन द कलर ऑफ स्किन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन जो एमएसएच है उसके एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है, बताया भी था। एमएसएच हार्मोन क्या करता है? डार्कन द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन। मेलाटोनिन उसके एंटागोनिस्टिकली, उसके अपोजिट एक्ट करता है, इट फेयर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। यही जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये लिख लीजिए कि इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इट इज रिलेटेड विद, लिख लो, इट इज रिलेटेड विद द प्रोसेस मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस क्या होता है इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, बताया था आपको, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, दैट इज, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बता रही। मेटाक्रोसिस से रिलेटेड है। मेटाक्रोसिस क्या होता है? इट इज चेंज इन द कलर ऑफ स्किन। किसके अंदर? इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। दूसरा पॉइंट ये लिख लेना आप लोग, जो एमएसएच है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है आपका ये। एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है मेलाटोनिन। क्या कराता है मेलाटोनिन? इट फेयर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, आया समझ में? ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है एमएसएच में। मेलानोसाइट हार्मोन निकल रहा है इससे, आपके पीनियल बॉडी से। ये जो मेलानोसाइट हार्मोन है, एक तो इसका क्या, ये पॉइंट्स याद रख लेना, ये अपने नए पढ़े हैं। नॉर्मल क्रिकार्डियन रिदम को रेगुलेट करने के अंदर इसका रोल है।
एक मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन और डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, ये तो आपको याद रखना, एक्स्ट्रा चीजें अपन को पहले से नहीं पता। ये आपको ऑलरेडी पता है कि मेटाक्रोसिस, मेटाक्रोसिस क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेता है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, और जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है MSH, उसके जस्ट अपोजिट एक्ट करता है ये आपका मेलेटोनिन। MSH तो क्या करता है, इट डार्कन्स द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द मेलानिन पिगमेंट अंडर द स्किन। और मेलाटोनिन क्या करता है, इट फेयर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। कैसे, जो मेलानिन का जो पिगमेंट है उसको एक जगह पर एक्यूमुलेट कर लेता है, ऐसे ये उसके एंटागोनिस्टिकली, इसके जस्ट अपोजिट एक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? सिंपल से पॉइंट है। अभी पीनियल बॉडी के बारे में इसकी लोकेशन आपको रट्टा लगाना पड़ेगी। डॉर्सल साइड ऑफ द डायंसेफेलॉन ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, यहाँ पर लोकेटेड है। ऑरिजिन एक्टोडर्मल ऑरिजिन है। पीनियल बॉडी को ये याद रखना, एपिफाइसिस सेरिब्राई बोलते हैं। पीनियल बॉडी आपके ब्रेन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, पीनियलोसाइट सेल्स और आपकी इंटरस्टिशियल सपोर्टिंग सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इससे हार्मोन निकल रहा है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन है, इसके ये नॉर्मल सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करने में, और इसमें मैंने आपको बता दिया। फिर मेलाटोनिन के बारे में ये आपको ऑलरेडी पता है, मेटाक्रोसिस के अंदर इसका रोल है। और MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जस्ट अपोजिट एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है, इट फेयर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। क्लियर? आया यहाँ तक समझ में? और ये पॉइंट्स इजी है, आपको 2-4 पॉइंट्स याद करने, 2-4 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। चलो पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लिया। नेक्स्ट जो है इसी के अंदर, अब पीनियल बॉडी से मैंने हार्मोन, एक तो आपको मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, उसके बारे में बता दिया कि मेलाटोनिन हार्मोन का किस किस पर इन्फ्लुएंस, मेटाबॉलिज्म पे है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर है। ठीक है, आपके पिगमेंटेशन पर, डिफेंस कैपेसिटी, इन सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। प्लस नॉर्मल क्रिकार्डियन रिदम, जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल होती है, उसको रेगुलेट कर रहा है ना। मेटाक्रोसिस में इसका क्या रोल है ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो हार्मोन जो आपकी पीनियल बॉडी से सीक्रेट हो रहा है, इट इज द मेलाटोनिन। दूसरा पॉइंट ये है, इस ग्लैंड के मिड पार्ट से आपका एंटीगोनेडियल हार्मोन ये सीक्रेट होता है। दूसरा हार्मोन कौन सा सीक्रेट हो रहा है, लिख लीजिए। जो मिड पार्ट है आपके इसका, इट सीक्रेट, इससे आपका हार्मोन सीक्रेट होता है एंटी गोनेडियल हार्मोन। ये हार्मोन सीक्रेट होता है इसके मिड पार्ट से। अब ये जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, इसका क्या रोल है, तो मैमल्स के अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये हार्मोन। ठीक है, क्या करता है ये, सेक्सुअल इरिटेबिलिटी को इनहिबिट करेगा, क्योंकि एंटी है ना टर्म, गोनेडियल नहीं है, एंटी गोनेडियल हार्मोन। तो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैमल्स के अंदर, सेक्सुअल इरिटेबिलिटी को इनहिबिट करता है, और इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ जेनाइटल्स एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, उसके डेवलपमेंट और फंक्शन दोनों को ही इनहिबिट करता है। तो ये तो हो गया आपके एंटीगोनेडियल हार्मोन जिससे सीक्रेट हो रहा है उसके बारे में, और इसके फंक्शंस के बारे में कि ये क्या करता है। एक पॉइंट ये कि ये जो आपका पीनियल बॉडी है, इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट इस पार्ट का 7 साल तक की उम्र तक हो जाता है। मतलब 7 साल की उम्र तक जैसे ही बच्चा आएगा, इसका बॉडी का कंप्लीट डेवलपमेंट, मैक्सिमम डेवलपमेंट जितना होना है उतना हो जाता है। 14 साल तक तो पूरा खत्म ही हो जाता है। तो कैसे खत्म होता है, 7 साल तक कंप्लीट मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद इन्वॉल्यूशन शुरू हो जाता है। इन्वॉल्यूशन मतलब होता है उस पर्टिकुलर पार्ट का श्रिंकेज। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, यूट्रस वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो 7 साल तक की उम्र तक मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद इन्वॉल्यूशन होता है। इन्वॉल्यूशन टर्म का मतलब समझ गए, इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है उस पार्ट का श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है, और 14 साल तक की उम्र तक ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। कैसे, इसमें इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड द क्रिस्टल ऑफ CaCO3 एंड Ca3PO4 ये डिपॉजिट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं ब्रेन सैंड और एक्कर विलाय। ठीक है, आगे समझ में, इट इज ऑल अबाउट द पीनियल बॉडी। तो मेलाटोनिन मतलब जो की पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर, तो एक तो है आपका मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है,
लाइट थोड़ा सा ही ऐसे होते हैं, आपको लगता है हाँ मजे आ गए, क्लास छूट जाएगी, फिर वापस आ जाती है तो दुखी हो जाते हैं, अरे क्या यार वापस आ गई। ठीक है, चलो। तो मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट हुआ, मेलाटोनिन हार्मोन के फंक्शन। दूसरा हार्मोन जिससे निकल रहा है, इट इज द एंटीगोनेडियल हार्मोन। ये क्या करता है तो लिख लीजिए, दिस हार्मोन, it is, this hormone regulates the sexual behavior in mammals. क्या करता है उसके अंदर, तो ये लिख लीजिए, it inhibits sexual irritation and it inhibits development of genitalia and its function. जेनाइटल्स के डेवलपमेंट और उसके फंक्शन दोनों को ही इनहिबिट करता है आपका एंटीगोनेडियल हार्मोन। ठीक है, आ गया। फिर क्या बताया था मैंने, 7 साल तक की उम्र तक कंप्लीट मैक्सिमम डेवलपमेंट जितना होना है उतना हो जाएगा। 14 साल तक तो सफाया हो जाता है पूरा, ठीक है, खत्म, इनएक्टिव हो जाता है। 7 साल की उम्र के बाद इसमें श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है। तो लिख लीजिए, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ पीनियल बॉडी it occur at 7 years of age. उसके बाद एंड देन इन्वॉल्यूशन शुरू होता है। इन्वॉल्यूशन मतलब बता चुकी मैं आपको, यानी कि उसका श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगा इस पार्ट का। और 14 साल की उम्र में क्या होता है, एट द एज ऑफ 14 ईयर्स इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड क्रिस्टल्स ऑफ, लिखो, interstitial tissue and crystals of CaCO3 and Ca3PO4 are deposited. उसको अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रेन सैंड और एक्टर विलाई। ठीक है, क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द पीनियल बॉडी। समझ में आया? 3-4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं खाली। लोकेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट हो रहे हैं, मेलाटोनिन हार्मोन और एंटीगोनेडियल हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन के फंक्शन क्या है, एंटीगोनेडियल हार्मोन के फंक्शन क्या है, और ये लास्ट पॉइंट ये ध्यान रख लेना, मैक्सिमम डेवलपमेंट कब तक हो रहा है, फिर इन्वॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 14 साल की उम्र तक क्या हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द पीनियल बॉडी। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके पहले इतना नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी एड्रिनल और द सुप्रारीनल ग्लैंड्स। एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो सबसे पहली चीज, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। रीनल मतलब किडनी, सुप्रा मतलब ऊपर। इट इज प्रेजेंट ऑन हेड, या फिर कि आपका एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ बोथ द किडनी। ठीक है, उनके ऊपर प्रेजेंट होता है हेड पार्ट पर। इसके ओरिजिन की बात करें तो एक्टोमीजोडर्मल है ओरिजिन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन लिख लो,
इट इज प्रेजेंट एट हेड, हेड के ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट। इट इज प्रेजेंट एट हेड ऑफ बोथ किडनी, दोनों किडनी के हेड रीजन पे आपका ये एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, लोकेशन डिस्कस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इट्स ओरिजिन। तो इट इज एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, चलिए लोकेशन हो गई, ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपकी पूरी की पूरी जो ग्लैंड है इट इज सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल से सराउंडेड होती है आपकी ये पूरी ग्लैंड। और ईच ग्लैंड इट इज डिवाइडेड, इट हैज टू पार्ट्स, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलेंगे मेड्यूला। ठीक है, तो लिख लीजिए, पहले क्या बताया, होल ग्लैंड, पूरी की पूरी ग्लैंड जो है आपकी ये इट इज सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल से सराउंडेड रहती है आपकी पूरी की पूरी एड्रिनल और द सुप्रारीनल ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ग्लैंड हैज टू पार्ट्स। ठीक है, इसके आउटर पार्ट को तो हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, और इसके इनर पार्ट को हम बोलेंगे मेड्यूला, एंड इनर पार्ट इज मेड्यूला। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसके आउटर पार्ट को जिसको मैंने कॉर्टेक्स बोला ना, तो कॉर्टिकल रीजन जो है ये आपका 80 to 90% पार्ट होता है इस ग्लैंड का, और ये होता है आपका मीजोडर्मल, इट डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। और जो आपका इनर पार्ट यानी कि जो मेडुलरी पार्ट जो है ये होता है आपके 10 से 20% पार्ट इस ग्लैंड का, एंड इट डेवलप फ्रॉम द न्यूरल एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, ये लिख लो कि इसका जो, ऐसे लिख रही हूं मैं, जो कॉर्टिकल रीजन जो है इसके बारे में पॉइंट क्या है, ये कितना, ये 10 से 20 सॉरी 80 to 90% पार्ट है इस ग्लैंड का, और कहां से डेवलप होता है, एंड इट डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, मीजोडर्म से डेवलप होता है एम्ब्रियो के। और जो इसका दूसरा इनर पार्ट यानी कि आपका जो मेडुलरी रीजन जो है ये इस ग्लैंड का आपके 10 से 20% पार्ट है, और ये बनता है आपका, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरल एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलप फ्रॉम न्यूरल एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। इसीलिए आउटर पार्ट मीजोडर्मल, इनर पार्ट एक्टोडर्मल, इसीलिए एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। आ गया समझ में यहां तक? सीधी सी चीज है, कोई बहुत हाईफाई कंसेप्ट है नहीं इसके अंदर, सिंपल सी चीज डिस्कस की। एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड की सबसे पहले अपन लोकेशन डिस्कस करते हैं हर ग्लैंड की। लोकेशन नाम से ही पता लग रहा है, हेड पार्ट जो है यानी कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट है आपके दोनों किडनी का, वहां पर ये ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होगी। फिर मैंने बताया ये इसका ओरिजिन कैसा है, तो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन में है। पूरी की पूरी ग्लैंड फाइब्रस कैप्सूल से सराउंडेड रहती है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये ग्लैंड। आउटर पार्ट को मैंने बोला कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मैंने बोला मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये इसका 80 से 90% पार्ट है, इनर वाला पार्ट 10 to 20% पार्ट है। जो कॉर्टिकल रीजन है ये इट डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, और जो इनर मेडुलरी पार्ट है इट डेवलप फ्रॉम द न्यूरल एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। तो मीजोडर्म और एक्टोडर्म, आउटर पार्ट मीजोडर्म से बन रहा है, इनर पार्ट
एक्टोडर्म से, इसीलिए ये है एक्टो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट्स हम लोग डिवाइड करेंगे, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट, इनर पार्ट, क्या है, किससे क्या हो रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। यहां तक तो समझ में आ गया ना? कोई बहुत लोकेशन, ऑरिजिन और फिर इसके 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट का कितना कितना % पार्ट बना रहे हैं उस ग्लैंड का और कहां से ऑरिजिन हो रहे हैं, सिर्फ यही डिस्कस किया है। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, लिखिए आप लोगों ने इतना। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आगे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, मैंने बताया ना पेरीफेरी से सेंटर तक 3 पार्ट्स है, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट, इनर पार्ट, कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, क्या है क्या नहीं, सब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, ये भी नहीं पता, क्या भूल गया क्या फ्लो में, कहां से पढ़ा था आज की क्लास में? हाँ, ये भी नहीं बता पाओगे। पीनियल बॉडी पढ़ी थी एक तो, पीनियल बॉडी तो पढ़ा था अभी जस्ट। एड्रिनल वाला पढ़ा, उसके पहले पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ी, आपका पीनियल बॉडी पूरा, पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके हाइपोसिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है वो सब डिस्कस किया, पीनियल बॉडी डिस्कस की, और एड्रिनल ग्लैंड हम लोगों ने, एड्रिनल और जो सुप्रारीनल ग्लैंड है ये जो स्टार्ट किया है, यहाँ तक इसको देख लिया। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि हेडिंग बता के छोड़ रहे हो, रिवाइज तो करा ही नहीं रहे, रिविजन की जरूरत है क्या? आज बीच बीच में कर लिया होगा ना, फिर भी चलो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हाईलाइट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ी, इसका सबसे पहले तो लोकेशन आप याद रखना है वो तो, ठीक है। इट रिमेन एम्बेडेड विद द डोर्सल पार्ट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। इसका ओरिजिन एंडोडर्मल ओरिजिन था। इस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता था वो था पैराथ हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आपके होम्योस्टैसिस के अंदर, जो कि कैसे रेगुलेट होता है, विच इज रेगुलेटेड बाय द कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो कंसंट्रेशन होता है आपके ईसीएफ के अंदर, उससे। फिर कैल्शियम से रिलेटेड पॉइंट्स बताए थे मैंने कि जो आपकी कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके अंदर की एलिमेंट है आपका कैल्शियम, जैसे कि आपके ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, बोन फॉर्मेशन के अंदर, फॉर द प्रॉपर परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, हार्ट बीट के अंदर, इन सब जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं इसके अंदर एक की एलिमेंट है आपका कैल्शियम। फिर मैंने बताया कि आपके बॉडी के अंदर जितने मिनरल्स हैं उसमें सबसे अबंडेंट मिनरल है आपका कैल्शियम, ठीक है। फिर मैंने बोला पैराथ हार्मोन को अपन क्या भी बोल रहे हैं, हाइपर कैल्शियमिया। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? आपके जो बोन रिजॉर्प्शन है उसको स्टिमुलेट कर रहा है। फिर उसके बाद आपके जो फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन में जो फूड है वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है। दूसरा, नेफ्रॉन्स, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वहां से रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ऐसे ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अब कैल्शियम जो है ना, ये जो कैल्शियम है जो बढ़ गया, ये कैल्शियम आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स यानी कि जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ये लेती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स अलॉन्ग विद द विटामिन डी, दैट इज द कॉल कैल्सीफेरॉल, ठीक है। फिर मैंने बताया ये आपके ऑस्टियोक्लास्ट को भी स्टिमुलेट करता है पैराथ हार्मोन। इसकी वजह से आपके जो एसिमेट्रिकल बोन्स हैं, इट इज चेंज इनटू द सिमेट्रिकल बोन्स, क्योंकि अनवांटेड पार्ट्स जो हैं आपके बोन्स के वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। कैसे क्या वो पूरा मैंने आपको बताया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो हार्मोन है आपका पैराथ हार्मोन, इसके पहले तो ये कि 100 ml, ईच 100 ml ऑफ ब्लड इट कंटेन 12 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। फिर मैंने बताया कि जो पैराथ हार्मोन जो है ये इसके एंटागोनिस्टिकली कौन सा हार्मोन आपका एक्ट करता है? इसके एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है आपका हार्मोन दैट इज द थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को वो बढ़ा रहा है। पैराथ हार्मोन ये कम कर रहा है। कम कैसे करता है? यूरिन के साथ कैल्शियम को एक्सक्रीट करवाएगा। दूसरी चीज जो बोन डिस्ट्रक्शन है इसको कम करेगा, ठीक है। ये याद रखना, थायरोकैल्सिटोनिन इज द एंटागोनिस्टिकली, इट एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू द पैराथ हार्मोन, ठीक है। फिर इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या हो रहा है? पैराथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा तो कैल्शियम का अमाउंट जो है ईसीएफ के अंदर ये कम होगा, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया एक होता है।
ठीक है। एक टिटनी होता है, टिटनी क्या होता है, मैं डिटेल में नहीं जा रही, वो होता है वॉलंटरी मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो अगर लंबे टाइम के लिए तो उसे बोलते हैं ना टिटनी डिसीज। और यही अगर आपके इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम के अंदर हो तो उसकी वजह से एनिमल की डेथ हो जाती है ड्यू टू द एस्फिक्सिया। ये तो होता है आपके हाइपोसिक्रीशन से। इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है, बोन्स जो है ब्रिटल और वीक हो जाती है, और आपके किडनी और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन। ये सब होता है हाइपर सिक्रीशन से इसके। नेक्स्ट हम लोगों ने पीनियल बॉडी डिस्कस किया था। पीनियल बॉडी के लिए बताया मैंने, इसका सबसे पहले ओरिजिन एक्टोडर्मल ओरिजिन है। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, तो डॉर्सल साइड ऑफ डायनसेफेलॉन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड है। ये इसको एपिफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं, ब्रेन का एक पार्ट है आपका पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी में सेल्स कौन कौन सी हैं, तो पीनियलोसाइट सेल और इंटरस्टिशियल सपोर्टिंग सेल्स और द न्यूरोग्लियल सेल्स। लोकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सेल्स कौन सी है ये हो गया। फिर इससे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, तो दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक तो है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है, नॉर्मल क्रिकार्डियन रिदम को मेंटेन करता है। दूसरा मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन और डिफेंस कैपेबिलिटी, इनको भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और क्या फंक्शन है मेलाटोनिन का, ये आपको पता ही है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर मेटाक्रोसिस से रिलेटेड है आपका ये हार्मोन। मेटाक्रोसिस क्या था, चेंज इन द कलर ऑफ स्किन, इससे रिलेटेड है। मेलाटोनिन एमएसएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके एंटागोनिस्टिकली, उसके अपोजिटली एक्ट करता है। एमएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कर कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, मेलाटोनिन उसके एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेयरर कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन। ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके, इसलिए बहुत डिटेल में इसको नहीं बताया। तो ये तो पहला हार्मोन जो इससे सीक्रेट हो रहा है, दैट इज द मेलानोसाइट, और इसके सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए। दूसरा हार्मोन इस ग्लैंड के मिड पार्ट से आपका एंटीगोनाडियल हार्मोन सीक्रेट होता है। इसका फंक्शन क्या है, मैमल्स के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। इट इनहिबिट द सेक्सुअल इरिटेशन एंड इट इनहिबिट द डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ जेनाइटल्स, ठीक है। फिर इसके हाँ बस ये फिर बताया मैंने, पीनियल बॉडी जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट 7 साल तक की एज तक हो जाता है। फिर इसका इन्वॉल्यूशन यानी कि श्रिंकेज शुरू हो जाता है। 14 ईयर्स की एज में तो इंटरस्टिशियल टिश्यू और क्रिस्टल ऑफ CaCO3 एंड CA3PO4 का डिपोजिशन होता है, जिसे अपन बोलते हैं ब्रेन सैंड और एक्टर विलाय, ठीक है। ये हम लोगों ने पीनियल बॉडी के बारे में डिस्कस किया। एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में तो सिर्फ अभी 2-4 पॉइंट से डिस्कस किए। एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन के अंदर है, नाम से पता लग रहा है इसकी लोकेशन हेड रीजन पे, दोनों किडनी के हेड पार्ट पर यानी कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट पर ये लोकेटेड रहती है। फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड है आपकी पूरी की पूरी ग्लैंड। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोला कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोला मेड्यूला। जो आउटर पार्ट दैट इज द कॉर्टेक्स पार्ट जो है ये 80 to 90% पार्ट है इस ग्लैंड का, और ये आपके मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से डेवलप हुआ है। मेडुलरी रीजन यानी कि जो इनर पार्ट है इसका, ये 10 to 20% पार्ट है इसका, और इट इज मेड अप ऑफ द न्यूरल एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, इसीलिए इट इज द एक्टोमीजोडर्मल इन ऑरिजिन। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स से कंटिन्यू करेंगे। अब एनसीईआरटी देखोगे ना तो बहुत छोटा छोटा है, बहुत इजी लगेगा पढ़ने में, तो घर जाके आज की क्लास भी जरूर पढ़ के बैठना, प्लस एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा घर जाके, ठीक है। थैंक यू।